वेलकम टू एलएनआईएस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या 2023 प्रीलिम्स टफ था या नहीं? क्या यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा रही है? क्या यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है? आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। क्या यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है? और किया है तो किस टाइप से पैटर्न चेंज किया है? 2023 का प्रीलिम्स पेपर इस बार हुआ था, बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का रिएक्शन बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे यूपीएससी का 2023 प्रीलिम्स पेपर बहुत टफ है। थोड़ा से उन्होंने विकल्प जैसे ऑप्शंस में चेंज किया है और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया। टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे इसे, तो बहुत सारे लोग बता रहे थे इसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। और यूपीएससी अपना पैटर्न हमेशा चेंज करती रहती है, लेकिन कुछ समय समय के बाद। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यूपीएससी प्रीलिम्स कंपेयर करते हैं 2022, 21 और 2023 के पेपर को। देखते हैं क्या यूपीएससी ने सच में पैटर्न चेंज किया है, क्या यूपीएससी का पेपर टफ था या नहीं था। आइए चर्चा करते हैं और आप ज़रूर बताइएगा क्या पेपर टफ था या नहीं था। ठीक है, जैसे कि देखते हैं 2021 का पेपर। 2021 में इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते थे जिसमें ऑप्शंस दे रहा दे दिए हुए थे, जैसे केवल एक दो तीन इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के ऑप्शन से दिए जाते थे। तो इसमें क्या होता था, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, जैसे अब लोग बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ, वो इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन ट्रिक काम करती है। तो अब यूपीएससी ने ऐसा पैटर्न चेंज किया है, तो अब उसमें हम एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते थे। उसमें उन्होंने विकल्प को चेंज किया, आगे आगे पेपर रखा है मैंने, उसमें देखेंगे कैसे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है। और इसमें सुविधा क्या रहती थी, अगर आपको दो क्वेश्चन, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, अब तीन ऑप्शन में अगर आपको दो आते हैं या एक आते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन को सही कर ले जाते हैं। जैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन 2021 का है। 2021 का देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार रखते हैं। तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको एक क्वेश्चन, जैसे अगर एक ऑप्शन भी ठीक से पता है या एक स्टेटमेंट है उसके बारे में ठीक से करेक्ट पता है कि हाँ ये तो सही है ही है, तो देखते हैं कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गवर्नर की नियुक्ति करती है। हाँ तो हाँ करती है। ठीक है, अब इसमें किस टाइप से पेपर सोल्व होता है, एलिमिनेशन ट्रिक कैसे काम करती है, जहाँ जहाँ पर एक है वो क्वेश्चन उसके सही होने के चांस है। जैसे यहाँ बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन में एक नहीं है, तो ये तो गलत हो ही चुका है। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे नंबर की। क्या भारतीय भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार रखती है। तो स्टेटमेंट दो बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ पर भी दो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में स्टेटमेंट दो है, और स्टेटमेंट डी मतलब ऑप्शन डी में ऑप्शन डी भी गलत हो सकता है होता है, क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया हमारा, देखो सी। अब यहाँ पर तीसरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ हमको पता चल गया कि हाँ ऑप्शन जो दो है, ऑप्शन दो स्टेटमेंट दो ऑप्शन में जहाँ जहाँ पर भी वो गलत हो गए, तो ऑटोमेटिक सी ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन थे जिसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते थे हम, लेकिन अब यूपीएससी ने चेंज किया, अब ऐसा पैटर्न चेंज किया उसने। अगर एक भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको पूरा पता है तो ही आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब 2021 और 22 से पहले इस पैटर्न पे यूपीएससी काम करती थी, जिसमें अगर आपको एक स्टेटमेंट के बारे में, अगर दो स्टेटमेंट के बारे में भी अगर पता है, कुछ ना कुछ पता है, तो आपके क्वेश्चन को ठीक करने का चांस बढ़ जाता है, उसमें एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा होता है। और ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। तो और इसी प्रकार देखते हैं 2022 में भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। 2022 में भी यूपीएससी का यही पैटर्न था। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें देखते हैं कि इसमें किस टाइप से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। अब इस स्टेटमेंट के बारे में अगर अपने को थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा भी पता है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम इसको सही कर ले जाते हैं। जैसे इसी प्रकार सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो हाँ बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट थ्री बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर भी अब स्टेटमेंट थ्री है
वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब देखते हैं जहाँ पर 3 नहीं है, क्या वो सही हो रहा है? नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 नहीं है, तो ये तो गलत हो ही चुका है, ठीक। अभी इसी प्रकार स्टेटमेंट पढ़ते हैं 1, अंकित प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, निर नेर क्या में वृद्धि रुपये मूल्य वृद्धि को दर्शाता है? अगर इसमें वृद्धि है तो मूल्य रुपये मूल्य, हाँ जी बिल्कुल, स्टेटमेंट एक भी सही है। तो इससे इसी तरह स्टेटमेंट एक और तीन दोनों मिले, तो इससे सी, इसमें ऑप्शन बी और डी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब तो ये टाइम टेकिंग नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, और उसके बाद में ठीक से जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर एक दो स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आराम से सॉल्व कर ले जाते हैं। इसी प्रकार 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, G20 फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसमें किस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं पहले। यहाँ G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, यहाँ आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। यहाँ असाधारण आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। अब इस स्टेटमेंट में मान लीजिए दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहे हैं हमको, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शंस में हम बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते थे। इसमें कैसे कर सकते थे, स्टेटमेंट पहला है सही है, स्टेटमेंट 1 और 2, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो इसमें डायरेक्ट से क्लिक कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा इसमें हम पॉसिबिलिटी और एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से बहुत कुछ पेपर को 30-40 क्वेश्चन भी अगर हमको पता है तो प्रीलिम्स क्वालिफाई आराम से कर सकते थे। लेकिन अब यूपीएससी ने बहुत बड़ा गेम चेंजर काम किया है। यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, अपना पैटर्न चेंज किया है, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये 2023 का प्रीलिम्स यूपीएससी का पेपर है। इस टाइप के ऑप्शंस, पहले तो ऑप्शंस इतने डिफिकल्ट है कि जो लोगों ने इस टाइप के ऑप्शंस देखते से ही दिमाग बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है, बिल्कुल एकदम। जो ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट पढ़ा है या जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो स्टेटमेंट देख के ऑटोमेटिक गायब हो जाती है दिमाग से कि हाँ यार ये इतना डिफिकल्ट पेपर हो गया है, ये तो बन नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं बन नहीं रहे। इससे जो दिमाग में एक डर बैठ जाता, तो वो आगे को क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो नहीं आते, और उससे हेजिटेशन बाकी सारी चीज़ें होने लगती है। तो इस बार यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स पेपर, बहुत सारों के रिव्यू देखे मैंने, बहुत सारों लोगों के मुंह से सुना है, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं पेपर बहुत टफ है। मतलब कट ऑफ भी आई थिंक इस बार तो बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतने टफ है। अगर जिसने भी 25 या 30 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हुआ होगा उन लोगों का। तो देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस है, और कितना डिफिकल्ट, क्या सच में डिफिकल्ट है या नहीं है, या टाइम टेकिंग है। लोग बता रहे थे टाइम टेकिंग है, ये है वो है, तो आइए देखते हैं कि टाइम सच में टाइम टेकिंग है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। गंडक नदी, पढ़ते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, केवल युग में एक, केवल दो, केवल तीन, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। 2023 का प्रीलिम्स पेपर देखते हैं। दो 2023 का पेपर, जैसे देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और सेट ए का है। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। स्टेटमेंट नंबर 1, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। स्टेटमेंट 2, कृष्णा नदी सीरे कोलेरू झील का भरण करती है। स्टेटमेंट 3, खंडक नदी के विसर्पण को कावेर झील निर्मित हुई है, विसर्पण से कावेर झील निर्मित हुई है। तो अगर जो स्टेटमेंट दे रखे, अगर इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, ये एक भी स्टेटमेंट के बारे में पूरा पता है, तो आप
तभी जाके उसको ठीक कर पाएंगे। ऐसे स्टेटमेंट 2 हो गया, 3 हो गया। अगर इन स्टेटमेंट जैसे इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, अगर तीनों के बारे में आपको पूरी जानकारी है, तभी आप जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, झेलम नदी बुलर झील से होकर जाती है। ठीक है, झेलम नदी बुलर झील से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, अब अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, अपने को अपना इतना आइडिया हो गया कि एक स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में पता है। लेकिन अब भी ऑप्शन में क्या दे रखा, केवल 1, केवल 2, केवल सभी 3, कोई भी नहीं। तो इससे हम पूरा इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। अगर एक स्टेटमेंट दे रखा तो केवल एक, चलो टिक कर दिया, ठीक है। बट अगर ऐसे दूसरा स्टेटमेंट है, कृष्ण नदी कोलेर झील का भरण करती है, स्टेटमेंट 3, गंडक नदी के विसर्जन से कांवर झील निर्मित हुई है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है हमको, ये जानकारी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हमको पता है कि हाँ, कृष्णा नदी सीधे कोलर झील का भरण नहीं करती है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार स्टेटमेंट 3, गंडक नदी के विसर्जन से कांवर झील निर्मित हुई है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर इसके बारे में हमको पता है कि हाँ स्टेटमेंट गलत है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते हैं। जैसे ऑप्शन केवल एक, तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 1, इस टाइप से यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया। अब ये कितना टाइम टेकिंग है, हाँ लोगों को लग सकता है टफ है, अब तो मानते हैं कि हाँ टफ तो है, क्योंकि हर स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना पड़ता है और हर स्टेटमेंट के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर 50-50 भी जानकारी हुई तो हम 50-50 एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल भी एलिमिनेशन इसमें काम आ ही नहीं सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, सभी 3, इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और इसमें दिक्कत यह है कि इसमें अपने को हर स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हो गया। स्टेटमेंट 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। तो ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। अगर इस स्टेटमेंट के बारे में आपको तीनों स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी है, तो इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। कैसे, जैसे चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, तो हाँ क्षेत्र तो है, हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा है चीन की तुलना में। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि चीन में जो सिंचाई होती है वहाँ पर वो क्षेत्र भारत से अधिक नहीं है। ठीक है, और भारत से सॉरी अधिक है, भारत से बहुत अधिक है, क्योंकि चीन के पास टेक्नोलॉजी है, सिंचाई करने की टेक्नोलॉजी, उसने बांध, डैम, बहुत सारी नदी परियोजना और नहर, ये सारी चीज़ें बना रखी, डेवलप कर रखी है, एक जाल बना रखा है, एक बोल सकते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रखा है, जो भारत की तुलना में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसी प्रकार स्टेटमेंट 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, स्टेटमेंट गलत है। चीन की तुलना में भारत की कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो स्टेटमेंट गलत है ये। ठीक है, तो कितने सही है इस स्टेटमेंट में। अब अगर हर स्टेटमेंट के बारे में अगर हमको पता है, तो हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। इससे जैसे इसमें क्या ऑप्शन है, केवल 2। ठीक है, तो हम करेक्ट कर पाते। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो लगभग सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन इसी पैटर्न में थे, और ये पैटर्न लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा है। जैसे आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना टाइम टेकिंग है। पूरे स्टेटमेंट के बारे में अगर हमको पता है तो ये हम ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले 2022 और 23 के जो क्वेश्चन आते थे, उसमें 22 और 21 से पहले जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे, या जितने भी पेपर बनते थे, उनमें ऑप्शन होते थे, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते थे। जैसे 21 का पेपर हो गया, 2022 का प्रीलिम्स का पेपर हो गया। तो इसमें क्या ऑप्शंस और पैटर्न, पैटर्न बिल्कुल सिंपल पैटर्न था, इससे एलिमिनेशन लगा सकते थे। 50-50, 50-50 का क्वेश्चन लगा सकते थे हम, लेकिन इस बार इसने चेंज किया है, इस बार नहीं लगा सकते हैं। ठीक है तो ये और डिफ़िकल्ट तो है। और अगर इससे हमें क्या सीखना चाहिए, 2022 के 2023 के पेपर से हमें क्या सीखना चाहिए। 2023 का प्रीलिम्स पेपर बहुत टफ तो था, है ना, तो इससे क्या सीखे, व्हाट शुड बी लर्न, व्हाट लर्न फ्रॉम दिस पेपर। तो 2024 का जो भी प्रीलिम्स लोग दे रहे हैं, अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ने के बाद जितना हो सके उतना एमसीक्यू सोल्व करें,
और अपनी हैबिट बनाए न्यू यूपीएससी पैटर्न के। जैसे बहुत सारी कोचिंगों के टेस्ट सीरीज है, अब उस पैटर्न पे आने लग गई है इस टाइप के ऑप्शंस में। तो हमको इस टाइप से एमसीक्यू सॉल्व करना है और इस टाइप से हमको कोचिंगों के टेस्ट सीरीज लगानी है, जिससे हमारी हैबिट बन जाए उस टाइप के क्वेश्चन करने को। जैसे हमारे टाइम टेकिंग जो भी लग रहा है, तो उस टाइम में हमको कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कितने पूरे नहीं करने हैं, पूरे से सिलेक्शन होता नहीं है। 20-30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें अपना जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट होगा तो पेपर आराम से सोल्व होगा। और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब क्या हुआ, अब सिर्फ आधे नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अब आपको नॉलेज फुल होना चाहिए। फुल नॉलेज होगा तभी आप यूपीएससी का जो 2023-24 वाला प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट को टाइम टेकिंग है तो टाइम लगाई के पढ़िए। 10 क्वेश्चन कीजिए, 20 कीजिए, 30 कीजिए, 40 कीजिए, पूरे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम को डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और अगर पता है कंफर्म है तभी उस क्वेश्चन को ठीक करें, अदरवाइज उसको छोड़ दें। ठीक है, पूरे क्वेश्चन तो वैसे भी हमको करने नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें और अच्छे से। और इस तरह की टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, और आगे आगे